हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे जो कि यूपी पीजीटी फिजिक्स एग्जामिनेशन 2020 एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं, केवल इलेक्ट्रॉन द्वारा, केवल होल द्वारा, इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो अर्धचालक में जो विद्युत चालन होता है वो इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, केवल इलेक्ट्रॉन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, परम शून्य ताप पर नैज जर्मेनियम तथा नैज सिलिकॉन होते हैं। तो ये परम शून्य ताप पर नैज जर्मेनियम तथा नैज सिलिकॉन कुचालक की भांति कार्य करते हैं, इसलिए यहाँ आंसर थर्ड ऑप्शन कुचालक होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कुचालकों में, तो कुचालकों में क्या होता है? तो ऑप्शन फोर दिया है इसमें कि चालन बैंड रिक्त होता है और संयोजी बैंड इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है। यहाँ पर ये आंसर होगा, क्योंकि चालन बैंड यदि रिक्त नहीं होगा तो वह चालक बन जाएगा। तो चालन बैंड रिक्त होने से ही वह कुचालक होता है, अर्थात उसमें कोई धारा नहीं बह पाती है। क्वेश्चन नंबर फोर है, जर्मेनियम में संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है और ये कितना होता है, लगभग ये मान बताना है हमको। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच जो वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान है वो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और यह मान जर्मेनियम में होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर फाइव है, डायमंड सी, सिलिकॉन एसआई, जर्मेनियम जीई, प्रत्येक में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। कमरे के ताप पर सही कथन है। तो यहाँ पर सही कथन बताना हमको, ऑप्शन फर्स्ट दिया है, सेकंड दिया है, थर्ड दिया है और फोर्थ दिया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन फोर्थ है, क्या कि केवल एस आई यानी कि सिलिकॉन और जीई मीन्स जर्मेनियम में चालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सार्थक होती है, लेकिन डायमंड में कम होती है। डायमंड में कम क्यों होती है? क्योंकि वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो क्वांटिटीज़ है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम की अपेक्षा कम होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, एक अर्धचालक बनता है, किससे बनता है? सह संयोजी आबंध से। तो यहाँ आंसर होगा सह आबंध से। ओके। क्वेश्चन नंबर सेवन है, सिलिकॉन ऊर्जा अंतराल कितना है? 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अधिकतम तरंग दैर्घ्य जिस पर सिलिकॉन ऊर्जा का अवशोषण प्रारंभ कर देगा वह होगी। तो यहाँ पर आंसर होगा 10,855 एंगस्ट्रॉम, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सिलिकॉन अर्धचालक में संयोजी और चालन बैंडों के मध्य ऊर्जा अंतराल होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा फर्स्ट 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो तारों P और Q का सामान्य ताप पर समान प्रतिरोध है। गर्म करने पर तार P का प्रतिरोध बढ़ता है और तार Q का प्रतिरोध घटता है। इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि, तो यहाँ पर जो बात कही गई है दो तारों के लिए और दो तारों का नाम दिया गया है P और Q, तो यहाँ पर जो निष्कर्ष निकलेगा वो P चालक होगा और Q अर्धचालक होगा इस कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत रोधी पदार्थों में संयोजी तथा चालन बैंडों का ऊर्जा अंतराल लगभग होता है। तो यहाँ आंसर होगा 7.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्थात विद्युत रोधी पदार्थों में संयोजी बैंड और चालन बैंडों का जो ऊर्जा अंतराल है वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है,
एक अर्धचालक को ताप T1 के से T2 के यानी कि T1 केल्विन से T2 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो इस कंडीशन में प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि अगर ठंडा करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, साधारण ताप पर अर्धचालक की विद्युत चालकता की परास होती है। तो यहाँ साधारण ताप पर अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर की जो विद्युत चालकता की जो परास है, जो रेंज है, वो 10⁻³ से 10⁻⁻4 प्रति ओम मीटर होती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है, होल विद्यमान होते हैं। तो होल कहाँ विद्यमान होते हैं? बाह्य अर्धचालक में। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिलिकॉन अर्धचालक है, इसमें आर्सेनिक की अल्प मात्रा मिलाने से इसकी चालकता बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, अर्धचालकों में उनके उपयोग के अनुसार उपयुक्त अपद्रव्य मिलाए जाते हैं। तो यहाँ आंसर होगा विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, होल पर आवेश तुल्य होता है प्रोटॉन के। ओके, आंसर क्या होगा? प्रोटॉन के। क्वेश्चन नंबर 17 है, जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18, 4 है। इसे बाह्य अर्धचालक बनाने के लिए एंटीमनी कुछ मात्रा मिलाई जाती है। तो एंटीमनी जो मात्रा मिलाई जाती है उसके अनुसार इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा क्या? कि प्राप्त n प्रकार का जर्मेनियम होगा, जिसमें कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की अपेक्षा अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, जर्मेनियम में फास्फोरस की अशुद्धि मिलाने से बने अर्धचालक में, तो इसका आंसर होगा 3 ऋणात्मक धारावाहक अधिक होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, पी प्रकार के अर्धचालक के लिए सत्य कथन है। आंसर होगा अल्पसंख्यक आवेशवाहकों की सांद्रता ताप पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पी प्रकार का अर्धचालक होता है। तो पी प्रकार का अर्धचालक कैसा होता है? अनावेशित। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों को बहुसंख्यक आवेशवाहक के रूप में प्राप्त करने के लिए अशुद्धि मिलाई जाती है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो पंच संयोजी, क्योंकि अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन चाहते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन की मात्रा देखो, तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक होती है n प्रकार के अर्धचालक में, और n प्रकार का अर्धचालक पंच संयोजी तत्व की शुद्धि मिलाने से ही प्राप्त होता है, इसलिए इसका 4th ऑप्शन इसका आंसर होगा पंच संयोजी। क्वेश्चन नंबर 22 है, सत्य कथन है, शुद्ध जर्मेनियम में त्रिसंयोजक अपद्रव्य मिलाने से n प्रकार का अर्धचालक बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है ना वो रॉन्ग है, क्योंकि जर्मेनियम में त्रिसंयोजी अपद्रव्य मिलाने से p प्रकार का अर्धचालक बनता है, यानी कि त्रिसंयोजी अपद्रव्य मिलाने से हमेशा p प्रकार का मिलता है, और पंच संयोजी मिलाने से हमेशा n प्रकार का मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 है, शुद्ध जर्मेनियम की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, जबकि ताप बढ़ाने पर घटती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर 3 है, पी प्रकार के अर्धचालकों में मुख्य आवेशवाहक होल होते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पी प्रकार के अर्धचालकों में मुख्य आवेशवाहक अधिक मात्रा में होल्स होते हैं, बहुसंख्यक आवेशवाहक होल्स होते हैं, इसलिए मुख्य आवेशवाहक होल कहा जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है और यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 देखा जाए तो शुद्ध जर्मेनियम में पंच संयोजी अपद्रव्य मिलाने से प्रतिरोधकता बढ़ती है, जबकि ये रॉन्ग है, क्योंकि शुद्ध जर्मेनियम में पंच संयोजी अपद्रव्य मिलाने से इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ेगी और प्रतिरोधकता घटेगी, जबकि इसमें ऑप्शन नंबर 4 में प्रतिरोधकता बढ़ने की बात की गई, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी रॉन्ग होगा। इस तरह से स्पष्ट है कि क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके। क्वेश्चन नंबर 23 है, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्रमशः होते हैं। क्या होते हैं? पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक होते हैं होल्स,
और अल्पसंख्यक होते हैं इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसका आंसर फोर्थ होगा, विवर तथा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि होल्स को हिंदी में विवर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सिलिकॉन यानी कि SI के एक नमूने को P प्रकार का अर्धचालक बनाया गया है। इसके लिए सिलिकॉन के प्रत्येक 5 × 10⁻⁷ परमाणुओं में औसतन इंडियम के एक परमाणु का अपमिश्रण किया गया है। यदि सिलिकॉन के नमूने का परमाणु संख्या घनत्व 5 × 10⁻28 परमाणु प्रति मीटर क्यूब है, तो सिलिकॉन के प्रति सेंटीमीटर में ग्राही परमाणुओं की संख्या होगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा 1 × 10⁻15 परमाणु प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 25 है, P प्रकार के अर्धचालक में एक होल बनता है। तो यदि एक होल बनना है तो इसका अर्थ है कि एक अनुपस्थित इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जब अनुपस्थित होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर अपनी जगह छोड़ देगा, तभी जाके एक होल का निर्माण होगा। इसलिए स्पष्ट है कि 25 का जो आंसर है वो सेकंड होगा, एक अनुपस्थित इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 26 है, P प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाई जाने वाली अशुद्धि के परमाणु हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, फास्फोरस, बोरोन, एंटीमनी, तांबा। तो यहाँ पर बोरोन की अशुद्धि मिलाई जाएगी, क्योंकि बोरोन त्रिसंयोजी होने से P प्रकार के अर्धचालक का निर्माण करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर होगा, बोरोन। क्वेश्चन नंबर 27 है, अर्धचालक में होल और चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या NH और Ne है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। एक शुद्ध अर्धचालक में NH = Ne होता है। यहाँ NH से तात्पर्य है नंबर ऑफ होल्स और Ne से तात्पर्य है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अर्धचालक में होल और चालक इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा NH = Ne होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों का सांद्रता घनत्व 8 × 10⁻14 प्रति सेंटीमीटर क्यूब है व होलों का सांद्रता घनत्व 5 × 10⁻12 प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यह अर्धचालक है। तो यह अर्धचालक कैसा होगा? यह अर्धचालक N प्रकार का होगा, क्योंकि इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने से N प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी फास्फोरस द्वारा अपमिश्रित अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों और होलों की संख्या क्रमशः Ne और NH है। तो यहाँ पर देखा जाए तो Ne वेरी वेरी ग्रेटर देन NH होगा, अर्थात यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बहुत अधिक संख्या होगी, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होंगे, जबकि नंबर ऑफ होल्स अल्पसंख्यक होंगे। इस कारण से यहाँ पर फास्फोरस का जब अपमिश्रण करेंगे तो Ne वेरी वेरी ग्रेटर देन NH होगा। इस तरह से आंसर 29 का आंसर फर्स्ट होगा, Ne वेरी वेरी ग्रेटर देन NH। क्वेश्चन नंबर 30 है, P और N प्रकार के अपद्रव्यी अर्धचालक पदार्थों में अपद्रव्य के परमाणुओं और शुद्ध अर्धचालक के परमाणुओं का अनुपात होगा। P और N प्रकार के अपद्रव्यी अर्धचालकों के पदार्थों का अपद्रव्य परमाणु और शुद्ध अर्धचालक के जो परमाणुओं का अनुपात अगर देखा जाए तो वो 10⁻⁷ रेज़ो 1, यानी कि 10⁻⁷ अनुपात 1 होता है। इस तरह से 30 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि एक अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों तथा होलों की सांद्रता का अनुपात 7:5 है, इसके संगत धाराओं का अनुपात 7:4 है, तो इलेक्ट्रॉनों तथा होल्स के अनुगमन वेगों का जो अनुपात है वो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5:4 यानी कि 5:4 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा 5:4, क्योंकि यहाँ पर 7 से 7 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब इसका अनुपात निकालेंगे तो हमको 7/4 के बटे में 5/7 लिखना होगा, और उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 7 कैंसिल हो जाएंगे और 5:4 प्राप्त हो जाएगा।
यानी कि 5/4 प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। असत्य मीन्स यहाँ पर हमको रॉन्ग स्टेटमेंट्स निकालना है, तो बाकी के 3 स्टेटमेंट राइट होंगे। तो हम देखते हैं, पहला ऑप्शन है अर्धचालक का प्रतिरोध ताप के बढ़ने पर कम होता है। ये ऑप्शन करेक्ट है, ताप बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू घटेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड है विद्युत क्षेत्र में होल का विस्थापन इलेक्ट्रॉन के विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके जो आवेश हैं वो अपोजिट होते हैं। होल्स हमेशा पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव होता है। तो होल्स माइनस सिरे की ओर चलेगा और इलेक्ट्रॉन प्लस सिरे की ओर चलेगा, इसलिए इनका जो विस्थापन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन की बात की जाए तो थर्ड ऑप्शन में देखा जाए लिखा है कि ताप बढ़ने पर एक सुचालक का प्रतिरोध कम होता है। तो ताप बढ़ने पर एक सुचालक के प्रतिरोध की बात की जाए तो अभी हमने ऊपर बताया है कि ताप बढ़ने पर एक सुचालक का जो प्रतिरोध है वो बढ़ता है। अर्धचालक में उल्टा होता है, लेकिन सुचालक में यानी कि कंडक्टर में इसका अपोजिट होता है। यानी कि कंडक्टर में यदि ताप बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा ना कि घटेगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर थर्ड है वो रॉन्ग है, वही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का फोर्थ ऑप्शन भी देख लिया जाए। यहाँ पर लिखा है कि n प्रकार के अर्धचालक अनावेशित होते हैं। तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि n प्रकार के हो या p प्रकार के हो, कोई भी अर्धचालक हो सभी अनावेशित होते हैं। जब इनमें धारा पाई जाती है तभी जाके ये एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर थर्ड होगा, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक पी प्रकार के अर्धचालक में ग्राही स्तर संयोजी बैंड से 57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर स्थित है। एक होल उत्पन्न करने के लिए प्रकाश की आवश्यक तरंग दैर्घ्य होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, 2,17,100 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, पी प्रकार पी एन संधि पर अग्र अवनति लगाई जाती है। तो यह किस प्रकार से होगा, यहाँ पर क्या कंडीशन होगी? तो यही पूछा गया है कि जब पी एन संधि पर अग्र अवनति यानी कि जब जो मतलब अग्र अवनति की जो बात की गई है वहाँ पर संधि पर विभव प्राचीर का मान कम हो जाएगा। इसलिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा कि संधि पर जो विभव प्राचीर को कम कर देती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पी एन संधि का रोध का विभव निर्भर करता है अर्धचालक की प्रकृति पर, अशुद्धि की मात्रा पर और ताप पर। तो यहाँ पर सही कथन की बात की जाए तो यहाँ सही कथन पूछा गया कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो पी एन संधि का रोध का विभव इन तीनों कंडीशन पर डिपेंड करता है, अर्धचालक की प्रकृति पर, अशुद्धि की मात्रा पर और ताप पर। तो इस तरह से यहाँ तीनों स्टेटमेंट राइट होंगे और इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा, फर्स्ट सेकंड व थर्ड तीनों पर। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक अविनत अनविनत पी एन संधि से होकर पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर होलों का जो विसरण होता है, तो उसके लिए बताया गया क्योंकि, यानी कारण पूछा गया क्योंकि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर 36 का आंसर होगा, पी क्षेत्र में होलों की सांद्रता एन क्षेत्र की अपेक्षा अधिक होती है। ओके, पी क्षेत्र में होलों की सांद्रता
एन क्षेत्र की अपेक्षा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, दो एक जैसी पीएन संधियां किसी बैटरी से श्रेणी क्रम में निम्नलिखित 3 प्रकार से जोड़ी जाती हैं। दोनों पीएन संधियों पर विभवांतर समान होगा। परिपथ फर्स्ट, परिपथ सेकंड और परिपथ थर्ड दिया गया है इसमें। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो यहाँ पर परिपथ सेकंड में ए विभवांतर समान होने की कंडीशन स्पष्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर P से N और N से P कनेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 है, पी एन संधि की पश्च अवनति में संधि से बहने वाली धारा होती है। तो पी एन संधि की जो फॉरवर्ड वाइजिंग है यानी कि पश्च अवनति है, वो वहाँ पर अनुगमन धारा की बात की जाएगी। पी एन संधि की पश्च अवनति में संधि से जो बहने वाली धारा है उसे हम अनुगमन धारा कहते हैं। इसलिए 38 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 है, पश्च दिशिक वाइजेस यानी कि बोई पश्च अवनति यानी कि फॉरवर्ड वाइजिंग की बात की गई है, संधि डायोड का प्रतिरोध होता है। तो फॉरवर्ड वाइजिंग में संधि डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसका मान होता है 10⁶ ओम। इस तरह से 39 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, 10⁶ ओम। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 है, किसी पीएन संधि डायोड में गर्म होने से ताप में जो परिवर्तन है वो परिवर्तन क्या होगा। तो पीएन संधि में गर्म होने से ताप में परिवर्तन इस तरह से होगा कि पीएन संधि के समग्र वी आई अभिलक्षण को प्रभावित करता है। यानी कि वी यानी कि यहाँ वी वोल्ट विभवांतर है और I4 V4 विभवांतर और I4 धारा, यानी कि यहाँ पर V से वोल्ट को और धारा को I से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ अभिलक्षण कैसे तात्पर्य है, उसका ग्राफ जो होगा ना वो प्रभावित होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की हम बात करते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि उत्क्रम वोल्टता 0.1 वोल्ट लगाने पर एक जर्मेनियम डायोड में उत्क्रम धारा 100 माइक्रो एम्पियर बहने लगती है। यदि डायोड पर अग्रमति 0.2 वोल्ट लगाई जाए तो धारा का मान होगा लगभग, तो यहाँ पर जो धारा का मान होगा तो वो होगा 300 मिली एम्पियर, यानी कि 41 का जो आंसर है वो थर्ड होगा, 300 मिली एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 42 है और क्वेश्चन नंबर 42 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है साइड से, चित्र नंबर 40.113। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि एक पीएन संधि डायोड पर चित्र 14.113 के अनुसार 10 वोल्ट का वर्गाकार सिग्नल निवेशित किया जाता है। आप देख सकते हैं 10 वोल्ट का वर्गाकार। ओके, ये दिख रहा है आपको, ये है 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट। तो 10 वोल्ट का वर्गाकार सिग्नल निवेशित किया जाता है। आर एल, यहाँ आर एल जो दिया है ये लोड प्रतिरोध है, के सिरों पर निर्गत सिग्नल निम्न चित्र जैसा होगा। यानी कि इन्हें जताया है कि कंडीशन इस प्रकार की है और जो सिग्नल होगा वो किस टाइप का होगा इस कंडीशन में। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो चार आंसर दिए हैं, 10 वोल्ट में, -10 वोल्ट में, 5 वोल्ट में, +5 वोल्ट में। तो यहाँ जो आंसर होगा वो +5 वोल्ट में होगा, यानी कि 42 का जो आंसर है वो फोर्थ होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 है, अमीटर A धारा प्रवाह निम्न विद्युत परिपथ नहीं दर्शाता है। तो यहाँ पर अमीटर की बात की गई, अमीटर यानी कि A धारा प्रवाह निम्न विद्युत परिपथ नहीं दर्शाता है। यानी कि इनका मतलब ये है कि यहाँ 4 जो फिगर बनाए गए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पर, तो
उनमें से ऐसा कौन सा परिपथ है जो इसको फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन तीनों को फॉलो करेगा, लेकिन फर्स्ट वाले को फॉलो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्लस सिरा है वो, बैटरी का जो प्लस सिरा है वो डायोड के प्लस सिरे से कनेक्ट किया गया है, और यहाँ इस कंडीशन में जब प्लस प्लस कार्य करेंगे तो धारा नहीं बहेगी। ओके। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक अर्धचालक युक्ति श्रेणी क्रम में एक बैटरी और एक प्रतिरोध के साथ जोड़ दी जाती है। परिपथ में होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बैटरी के ध्रुवों को उलट दिया जाए तो धारा लगभग शून्य हो जाती है। युक्ति हो सकती है, क्या हो सकती है? एक पीएन संधि। यहाँ पर आंसर होगा थर्ड, एक पीएन संधि। क्वेश्चन नंबर 45 है, पीएन संधि के अपचय क्षेत्र में होते हैं दोनों ही धनात्मक और ऋणात्मक स्थिर आवेश। ओके। क्वेश्चन नंबर 46 है, दिए गए परिपथ चित्र 14.116, ये दिया है चित्र, देख सकते हैं। डायोड के लिए एमीटर का पाठ्यक्रम होगा। इसमें जो रेजिस्टेंस है वो 200 ओम दिया गया है, बैटरी 3 वोल्ट दी है, और यहाँ एक डायोड लगाया गया है, पीएन संधि डायोड लगाया है। तो यहाँ पर जो पाठ्यांक होगा वो 11.5 मिली एम्पियर होगा, यानी कि 46 का आंसर होगा फर्स्ट। 47, यदि एक अर्धचालक डायोड की अग्रवनति 2 गुनी कर दी जाए तो अपचय परत की चौड़ाई हो जाएगी। तो जो अपचय परत की चौड़ाई होगी वो आधी होगी। कैसी होगी? आधी, क्योंकि अग्रवनति डायोड की जब अग्रवनति डबल होती है तो अपचय परत की चौड़ाई आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 48 है, पीएन संधि डायोड के अग्रदशक और पश्च दशक वायस अवस्थाओं में, व्यवस्थाओं में, पश्च दशक व्यवस्था माने फॉरवर्ड वाइजिंग की कंडीशन में प्रतिरोधों का अनुपात होता है। तो यहाँ जो प्रतिरोधों का अनुपात की बात की गई है वो 10⁻³ यानी कि 48 का आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 49 है, संलग्न परिपथ 14.117 जो चित्र दिया गया है आप देख सकते हैं। इसमें एक आदर्श पीएन डायोड के प्रवाहित धारा होगी, पीएन डायोड से धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम का है, और यहाँ पर जो बैटरी लगी है इस साइड वो 3 वोल्ट की है, और इस साइड जो लेफ्ट में लगी है वो 1 वोल्ट की है। तो इस कंडीशन में वो ये बोल रहे हैं कि इस से धारा कितनी, आदर्श कंडीशन में कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ 20 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होगी, यानी कि 49 का आंसर है थर्ड। ओके। क्वेश्चन नंबर 50 है, दो आदर्श डायोडों को परिपथ में चित्र 14.118 के अनुसार जोड़ा गया है। प्रतिरोध R1 से प्रवाहित धारा होगी। तो आप देख सकते हैं कि 419 यहाँ थोड़ा चित्र रॉन्ग छप गया है, यहाँ 14.118 होना चाहिए। ओके। तो यहाँ पर चित्र को हम देख के स्पष्ट कर सकते हैं कि 50 का जो आंसर है वो थर्ड होगा, 2.5 एम्पियर। ओके। क्वेश्चन नंबर 51 है, 14.119 में अग्रवायस वाला डायोड है। तो यहाँ पर अग्रवायस वाला यानी कि हमको डायोड चॉइस करना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में डायोड के प्लस सिरे यानी कि डायोड के पी सिरे को
बैटरी के प्लस सिरे से कनेक्ट किया गया है, इसलिए ये फॉरवर्ड होगा, अग्र नहीं होगा। सेकंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पी सिरे को बैटरी के माइनस सिरे से कनेक्ट किया गया है, यानी कि यहाँ धारा बहेगी तो ये अग्र अवनति होगी, अग्र बायस होगा। यही इसका आंसर होगा, 51 का आंसर होगा सेकंड। हम इसका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए थर्ड में पी सिरे को माइनस सिरे से कनेक्ट किया गया है, इसलिए यह है अग्र अवनति नहीं होगी। और फोर्थ ऑप्शन में देख सकते हैं प्लस सिरे को पी सिरे को किससे कनेक्ट किया गया है, ये स्पष्ट ही नहीं हो रहा है। तो इस तरह से 51 का जो आंसर है वो 51 का आंसर सेकंड होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 है, चित्र 14.120 में पश्च अवनति के डायोड है। यहाँ पर हमको फॉरवर्ड बाइजिंग का चित्र देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो है ना वो हमारा अग्र अवनति वाला है। सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं, तो सेकंड जो ऑप्शन है वो भी अग्र अवनति का है, थर्ड ऑप्शन भी अग्र अवनति का है। जो फोर्थ ऑप्शन है वो स्पष्ट हो रहा है वहाँ पे, वो पश्च अवनति का है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पी सिरे को बैटरी के 5 वोल्ट यानी कि प्लस सिरे से जोड़ा गया है, तो यहाँ पश्च अवनति होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 है, चित्र 14.121 में उत्क्रम बायस है। उत्क्रम मीन्स अग्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ अग्र अवनति कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में इसका मतलब 53 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे पीएन डायोड के प्लस सिरे को बैटरी के माइनस सिरे से कनेक्ट किया गया, यहाँ धारा बहेगी। इस तरह से उत्क्रम बायस यानी कि उत्क्रम अवनति होगी, इसे हम अग्र अवनति भी कहते हैं। सेकंड ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ क्लियर नहीं है। थर्ड ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियर नहीं है, और फोर्थ ऑप्शन में भी क्लियर नहीं है। इस तरह से इसका सही और करेक्ट आंसर जो होगा ना वो 53 का आंसर फर्स्ट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की निर्गत वोल्टता होती है। तो जो निर्गत वोल्टता है वो फोर्थ ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि एक स्पंद युक्त और एक दशक वोल्ट था। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 है, चित्र 14.1222 ए में एक पीएन संधि डी को दिष्ट कारक की भांति दर्शाया गया है। एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत भी को परिपथ में जोड़ा जाता है। परिपथ कैपिटल आर में धारा आई समय स्मॉल टी के साथ ग्राफ होगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 में बात की गई है कि एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी पर आरोपित प्रत्यावर्ती विभव की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। इसके निर्गत विभव में उपस्थित ऊर्ध्वका की आवृत्ति होगी। तो यहाँ पर जो आंसर है वो 56 का आंसर फोर्थ होगा, क्योंकि यहाँ पर 100 हर्ट्ज इसका आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 है, चित्र 14.123 में एक पूर्ण दृष्टिकारी निवेशित तथा निर्गत वोल्टता के साथ दर्शाया गया है। डायोड 2 से निर्गत वोल्टता होगी। तो यहाँ पर आप चित्र को देख सकते हैं 14.123। इसमें आप देखिए कि एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है, क्योंकि इसमें दो डायोड लगे हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड, इसलिए ये तो स्पष्ट हो गया कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है। एक होता है तो अर्धतरंग दृष्टिकारी कहते हैं। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि डायोड 2 से निर्गत वोल्टता होगी, तो यानी कि जी डायोड सेकंड है, इससे जो निर्गत वोल्टता है वो कैसी होगी, तो वो हम स्पष्ट कर सकते हैं बी और डी में। किसमें?
निर्गत वोल्टता, तो ए निवेशीय, बी निर्गत है और डी निर्गत है। तो बी और डी, जो बी और डी आपको दिख रहे हैं, ये दोनों निर्गत वोल्टता को स्पष्ट करेंगे, फॉलो मतलब प्रदर्शित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है, संलग्न चित्र 14.124 यानी कि ए बना हुआ है, चित्र आपको दिख रहा होगा। ओके, इस चित्र में डायोड दिख रहा है आपको। डायोड क्या है? ए डायोड है। ओके, और संधारित्र ए सी लगा हुआ है के साथ वर्ग माध्यमूल मान 200 वोल्ट का ज्यावक्रीय सिग्नल ए दिख रहा है आपको। 200 वोल्ट का ज्यावक्रीय सिग्नल आरोपित किया जाता है अर्धतरंग दृष्टिकरण के उपरांत। यहाँ पर एक ही डायोड है, इसलिए अर्धतरंग डायोड एक ही है, इसलिए अर्धतरंग दृष्टिकरण की बात की जाएगी। तो अर्धतरंग दृष्टिकरण के उपरांत संधारित्र सी के सिरों पर विभवांतर होगा। तो यहाँ विभवांतर का जो मान होगा 141 वोल्ट होगा, इसलिए 58 का जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ होगा, 141 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 59, संलग्न परिपथ चित्र 14.125 चित्र देख सकते हैं आप। ए रहा चित्र 125 में निवेशी टर्मिनल ए हो गया निवेशी टर्मिनल, ओके, तथा सी तथा निर्गत टर्मिनल बी और डी, यहाँ बी और डी दिख रहा है आपको चित्र में, वो कैसे हैं? निर्गत टर्मिनल। इस परिपथ का निर्गत विभव है। तो इस क्वेश्चन नंबर 59 का जो आंसर होगा वो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होगा। कैसा होगा? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, क्योंकि यहाँ पर हर स्टेप में दो दो डायोड काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है, जेनेट डायोड को परिपथ में लगाया जाता है। तो जेनेट डायोड को यदि परिपथ में लगा देंगे तो पश्च अवनति में जेनेट डायोड से थोड़ा अधिक विभव पर लगाना होता है। ओके, तो जेनेट डायोड को परिपथ में कब लगाते हैं? पश्च अवनति में, यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग में जेनेट वोल्टेज से थोड़ा अधिक विभव पर उसको एडजस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का इस तरह से आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61 है, जेनेट डायोड व साधारण डायोड में अंतर केवल इतना है कि जो जेनेट डायोड में अपमिश्रण अधिक होता है, बस ये है, इसलिए 61 का आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 है, 14 चित्र में बात हो रही है, 14.126 चित्र है। इसमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हैं, इनकी इसी क्रम में अर्चालक युक्तियाँ निर्धारित कीजिए। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन होगा इसका आंसर, कि साधारण डायोड, जेनेट डायोड, सोलर सेल, LDR यानी कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर इन चारों को अगर देखते हैं हम चित्र के ऑप्शंस को, ए बी सी और डी को, तो यहाँ पर 62 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी लास्ट फोर्थ होगा, नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 है, चित्र 14.127 दिया है, बगल से साइड से दिया है, राइट में। एक अर्चालक युक्ति का VI अभिलाक्षणिक वक्र प्रदर्शित किया गया है, इसमें सत्य कथन है। तो यहाँ पर हमको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। यह वक्र सोलर सेल का है, जिसमें ए खुले परिपथ में वोल्टेज तथा V लघु पतित धारा है। तो इस तरह से 63 का जो आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा। और इस चित्र को हम देख सकते हैं, यहाँ पर I धारा को फॉलो करता है, डिनोट करता है, और V से डिनोट करते हैं वोल्टेज को। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 है, ट्रांजिस्टर के प्रतीक पर बना तीर प्रदर्शित करता है। तो ये प्रदर्शित किसको करता है? उत्सर्जक क्षेत्र में धारा के प्रवाह की दिशा को, डायरेक्शन को। तो 64 का आंसर होगा फर्स्ट। PNP ट्रांजिस्टर की तुलना में NPN ट्रांजिस्टर श्रेष्ठ होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता अधिक होती है, इसलिए 65 का आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 66 है, PNP ट्रांजिस्टर के लिए सत्य कथन है। तो सत्य कथन क्या है? संग्राही
उत्सर्जक आधार संधि अग्र अवनति दशा में होती है। तो 66 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 67 है, किसी कार्यकारी ट्रांजिस्टर इसके 3 पादों पर पी क्यू आगत हैं का परीक्षण मल्टीमीटर द्वारा किया गया है। पी तथा क्यू के बीच कोई चालन नहीं पाया गया। मल्टीमीटर के ओवेनिस्ट टर्मिनल को आर से तथा अन्य यानी कि प्लस टर्मिनल को पी और अथवा क्यू से संयुक्त करने पर मल्टीमीटर में कुछ प्रतिरोध देखा गया। सत्य कथन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 67 का वो फोर्थ होगा, क्योंकि यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसमें आर आधार है। तो जो बात की गई है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर के अकॉर्डिंग की गई है, इसलिए यह एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसमें आर क्या है, आधार, यानी कि बेस में आर होता है। 68 क्वेश्चन की बात करें तो ट्रांजिस्टर के लिए निम्नलिखित में से सही कथन है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। ई यानी कि आपका जो एमिटेड और बेस यानी कि ई बी संधि अग्र और बी सी यानी कि बेस और कलेक्टर संधि पश्च होती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है ट्रांजिस्टर के लिए सत्य कथन यही है कि एमिटर और बेस अग्र अवनति में होना